हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार और आज हम लोग DL-ED बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाली है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ DL-ED का, ठीक है, उसी का जो मैथ का सिलेबस है, जो मैट्रिक लेवल का होने वाला है, उसी का आज डिस्कस करेंगे। हम लोग टारगेट रखे हैं कि एक मंथ के अंदर पूरा का पूरा मैथ का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और हमारा जो लेवल रहेगा DL-ED में, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसका जो लेवल रहेगा वो कौन सा लेवल रहेगा? मैट्रिक लेवल रहेगा। तो हम लोगों को जो मैथ में है पढ़ना क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा संख्या पद्धति, उसमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। सेकेंड है बीजगणित में क्या पढ़ना है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, बहुपद रैखिक युग्मक पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण और अंकगणित आवृत्ति पढ़ना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, नियामक ज्यामिति है, ज्यामिति में क्या पढ़ना है, यूक्लिड ज्यामिति की रेखाएं पढ़ना है, कोण पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट। और जो क्षेत्रमिति में है क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ना है। हमको सांख्यिकी पढ़ना है और थोड़ा हमारा त्रिकोणमिति में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग वास्तविक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसका जो बेसिक है संख्या पद्धति, जो वास्तविक संख्या होती क्या है, संख्या पद्धति क्या होती है, उसके बारे में आज देखेंगे हम। चलिए पढ़ते आगे। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, नेचुरल नंबर। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जैसे हम लोग वस्तुओं की गणना कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी गणना करते हैं। किसी भी वस्तु को नेगेटिव में गणना नहीं करते हैं, कभी भी ऋणात्मक संख्या में गिनती नहीं की जाती है। तो जो भी संख्या है, जिस संख्या से हम लोग किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 अब कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जो हमारा परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, उन संख्या को, रेशनल नंबर क्या होता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सके और Q कभी भी 0 न हो। जैसे Q 0 होगा, हमारा P/0 कितना हो जाता है, इन्फिनाइट होता है, नॉन डिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए कभी भी परमेय संख्या में Q 0 नहीं होता है, ठीक है। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ P और Q जो है कोई पूर्णांक संख्या हो और Q कभी भी 0 न हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4 हो गया, 9/8 हो गया, 2/6 हो गया, ये सभी हमारी कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, होल नंबर। कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या में जो है, जो यहाँ हम पढ़े थे प्राकृत संख्या में, इस प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाती है, ये एक पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। एक कौन सी संख्या बनती है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, समुच्चय किसको कहते हैं, सेट को कहते हैं, ठीक, समूह को कहते हैं। तो किसी प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित करने से जो संख्या बनती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 0 इंक्लूड रहेगा इसमें, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर दो तरह के होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर कहाँ होता है, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनाइट तक, और 0 इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक। इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, जैसे 2/5 6/3/4 ये सब फ्रैक्शन जो है, परमेय संख्या कभी भी इंटीजर में नहीं आती है, ठीक है। जितनी भी गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या में जब निगेटिव साइन लगा देते हैं, कौन सा साइन लगा देते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो इन सबसे मिलने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, हम लोग इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है, तो इनसे बने समुच्चय को, समुच्चय मतलब बताए हैं, समूह को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 और 0 भी क्या रहेगा, इस पर इंक्लूड रहेगा। अब
अब समझते जीरो क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जीरो ना तो नेगेटिव संख्या है और ना ही पॉजिटिव संख्या है, ये जीरो है, एक जीरो संख्या होती है। जीरो ना धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग और संख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद वास्तविक संख्या आसान होगा समझने में, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गया? किसी भी अभाज्य संख्या में जब रूट लगा देते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या में रूट लगा देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। इरेशनल नंबर बन जाती है। जैसे जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं दर्शाया जा सकता है, जहाँ p और कोई पूर्णांक संख्या हो और यहाँ पर भी जो q होता है जीरो न हो, यहाँ पर भी q जीरो न हो, वो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है और पाई। हमारा पाई भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। हमारा पाई भी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। चलिए उसके बाद सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसी संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 12 इत्यादि। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। अब पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होती है? तो ऑड नंबर, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो, केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरी भाग लगे, विषम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब समझिए क्या कह रहा है? बोल रहा है ऐसी प्राकृत संख्या जो खुद से क्या कहती है? जो खुद से क्या करे? कटे। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी विषम संख्या से पूरी भाग लगे। देखिए जैसे हमारा 21 है, 21 से किसी भी सम संख्या से भाग नहीं दे सकते। इसको किससे भाग दे सकते हैं? 3 से और 7 से। तो 3 भी एक क्या है? हमारा विषम संख्या है और 7 भी क्या है? हमारा विषम संख्या। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या से कटे और 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए भाज्य संख्या देखते हैं। कंपोजिट नंबर, 1 से बड़ी, ध्यान रखिएगा कभी भी बड़ा होगा कंपोजिट संख्या तो किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ी वे संख्याएं जिन अपने और 1 से अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। कहने का मतलब हुआ ऐसी संख्याएं जैसे 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सब संख्याएं खुद से भी कटता है और किसी भी संख्या, देखिए 1 से बड़ी मतलब 1 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ और किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 6 से। जैसे हमारे 6 लेते हैं तो 6 किससे कटेगा? तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और खुद से कटा, ठीक है। तो हमारा 1 से बड़ी, ये 2 भी 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 6 भी 1 से बड़ा है। तो जिनमें अपने और 1 से अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए, देखिए अपने अतिरिक्त 6 से भाग लगा और 6 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम कंपोजिट नंबर कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर तो 2 से भाग लगे तो कंपोजिट संख्या हो गए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 1 से बड़ी, यहाँ पर भी अभाज्य संख्या भी क्या होना चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो वे संख्या जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग न लगे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। कहने का मतलब जैसे 17 है, 23 है, ये सब ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? खुद से और 1 से भाग लगती है। ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? तो हम लोग ऐसी संख्या को प्राइम संख्या कहते हैं। चलिए अब आइए, अब अभी तक जितने भी हम संख्या पढ़े हैं, अभी तक जितने भी संख्या पढ़े हैं, जैसे कौन कौन संख्या है? प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया,
ये सभी संख्याओं को अगर हम एक साथ मिला सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस सभी संख्याओं को, और कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इस सभी संख्याओं को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो यही संख्या हमारा क्या बन जाती है, रियल संख्या। तो रियल संख्या में ये सभी संख्या हमारे इंक्लूड रहते हैं, इसी सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, एक रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या, परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या परिवार प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या का क्या कहते हैं, परिवार। परिवार क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। देखिए 2, 3, 4/5, √3, √5, √6, ये सभी संख्या हमारा क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। चलिए आगे पढ़ते एक नई संख्या के बारे में, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच कोई एक भाज्य संख्या हो, ऐसी दो अभाज्य संख्या, जैसे हम कोई नंबर लिखते, देखिए 3 लिखे, 4 लिखे और क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो बोल रहा है ऐसी कोई दो अभाज्य संख्या है जिसके बीच में कोई ऐसी कोई दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में क्या हो, एक अभाज्य संख्या होती है, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को पेयर हो गया। पेयर कितना होता है, पेयर 2 का होता है, तो पेयर हो गया, तो 2 का पेयर हो गया, तो ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6, तो 6 क्या हमारा भाज्य संख्या हो गया, तो 5 और 7 हमारा क्या हो गया, एक जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ऐसे 1 से 100 के बीच में कितने जुड़वे अभाज्य संख्या होते हैं, ऐसे 8 जुड़े होते हैं, 8 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़े हैं उस पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या पर ही आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा डीएलएड में संख्या पद्धति, हमारा क्या है, संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या के बारे में कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे जो आधारित क्वेश्चन हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं a और b का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताइए। हम जानते हैं लसा किसको कहते हैं, तो लसा का डिफिनीशन क्या होता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या, वो स्मॉल संख्या, जो ऐसी छोटी संख्या जो सभी संख्या से क्या कर जाए, कट जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो सभी दी हुई संख्या से कट जाए, भाग लग जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, लसा कहते हैं, LCM कहते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अभी हम डिफिनीशन क्या बोले हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो, अभी डिफिनीशन क्या बोले, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक करते हैं। ठीक है, और मौसा किसको कहते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। मौसा में और लसा में डिफिनीशन याद रखिएगा क्या, एलसीएम हम किसको कहते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी दी हुई संख्या से कट जाए, और मौसा किसको कहे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो हम और एक फार्मूला जानते हैं, एलसीएम इंटू मौसा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है, किसी भी दो दी गई संख्या के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है, हम लोग जानते हैं। तो हमको दिया हुआ है, हमको लौसा दिया हुआ है कितना, 36 दिया हुआ है, और हमको मौसा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन हमको न ए दिया हुआ है नहीं बी दिया हुआ है। तो हमको कहता है हमको ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको एलसीएम दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो हमको ए इंटू बी दिया हुआ है कितना है,
L इंटू एम, एलसीएम और मौसा दिया हुआ हमको। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ, और मौसा कितना हुआ है 2 दिया हुआ। तो एक ट्रिक है, समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसी टाइप्स का, मतलब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको बनाने का एक ट्रिक है। जो हमारा मौसा दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 2 से ए में भी गुना करते हैं और 2 से किस में गुना करेंगे, बी में भी गुना करेंगे। तो ए को किस में गुना किए, 2 से ए को भी गुना किया और 2 से बी को भी गुना किया, ठीक है। तो हमको ये कितना आ गया, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। तो हमको a इंटू बी इक्वल टू इस 4 से इस 36 को काटेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा संख्या कितना आ गया 18 आ गया। अब हमारा a इंटू बी कितना आ गया 18 आ गया। तो a और b ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए 18 चाहिए, और दोनों का बीच का जो मौसा है वो 1 आना चाहिए। हम क्या बोले हैं, a और b को गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और दोनों संख्याओं का बीच का जब मौसा निकाले तो मौसा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। हम पहले क्या किए हैं, जो हमारा मौसा है पहले तो हम इंटू में लिख दिए, जो फॉर्मूला है हमको पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसा इंटू मौसा, ठीक है। और हम क्या किए हैं, पहली संख्या में जो मौसन दिया हुआ है मौसे से गुना किए, दूसरी संख्या में भी मौसे गुना किए, ठीक है। 2 दूना कितना होता है 4 होता है। 4 को 36 से काटते हैं 9 आ गया, 2 का 2 आ गया, तो 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया। तो हमको a इंटू बी कितना मिल गया 18। अभी हम क्या बोले हैं, हमको a और b का गुणनफल चाहिए 18, और ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों के बीच का जो मौसा निकालेंगे वो कितना होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमको 2 और 9 का गुणनफल कितना आएगा, 9 और 2 का गुणनफल 18 आएगा, और 9 और 2 के बीच में का जो मौसा होता है वो कितना आता है 1 आता है। मौसा कितना आता है 1 आता है। तो हमारी ये संख्या हो गई और ये संख्या हो गई। तो ये तो गुणनफल निकला है, अभी संख्या नहीं निकली है। हम शुरू में संख्या क्या माने थे 2a और 2b, तो हमारा a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। तो इस संख्या को इस पे और इस संख्या को इस पे जब पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ गई 4 और 18। तो हमको पूछ क्या रहा है, तो हमको a का मान पूछ रहा है, तो a का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एक ट्रिक है, जब कोई 3 संख्या दिया हो, कोई 3 संख्या दिया हो, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कटे और तीसरी संख्या भी पहली संख्या से कटे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो अंतिम संख्या जो सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है उसको गुना करना है, ठीक है। कितना से 2 से गुना करना है, मतलब उसका दुगुना करना है, तो कितना आ जाएगा 40 आएगा। और देखना है कि ये 15 से ये 40 कटता है या नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा तो 40 नहीं होगा। अब फिर से 20 को कितना से गुना करेंगे 3 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखना है 15 से ये 60 कटेगा, कट जाता है, ठीक है, 4 मरते में कट जाता है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 एलसीएम निकला, और पूछ रहा है एलसीएम लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या बोले हैं, मौसा कैसे निकालते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या है। मौसा एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। तो देखिए 60 से 5 भी कट रहा है, 5 भी काट देगा, 20 भी काट देगा और 15 भी काट देगा। और मौसा क्या होता है, मौसा एचसीएफ क्या होता है, सो देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 15 लेंगे तो न तो 20 कटेगा नहीं 5 कटेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, ये हमारा 5 हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, ये हमारा 5 हो गया। 5 से 5 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और ये 20 भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकाले थे,
हमारा एलसीएम 60 था, एलसीएम कितना था 60 था, और जो एचसीएफ आया हमको कितना आया है 5 आया। तो हमको लॉस ऑफ लॉस और मॉस एचसीएफ का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा 60:5 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट देंगे तो अनुपात हमारा क्या आ गया 12:1 आ गया। ठीक है, 12:1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो P और Q दो अभाज्य संख्या है तो हमारा रूट PQ क्या होगा, एक अपरमेय होगा, परमेय होगा या दोनों होगा। देखिए तो हम मान लेते हैं P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक अभाज्य संख्या 2 हो गया और एक अभाज्य संख्या हम ले लेते कितना 3 लेते। आप 3 और 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का क्या करना, या तो आप इसका रूट कीजिए या इसका रूट कीजिए। तो हम 2 3 का रूट करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, और जब 3 और 15 का रूट करते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी कौन सी संख्या आ रही है, तो एक अपरमेय संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है, एक अपरमेय संख्या आ रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, हम लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो ये भी कितना होता है 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य भी 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य भी 2 होता है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो क्रमित मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार, क्या होता है लगातार। तो हमारा लगातार, तो हमारा लगातार हो गया। तो लगातार कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेते हैं, तो 1 2 हो गया, 1 4 हो गया। सबसे छोटी संख्या ले तो 2 हो गया और 4 हो गया। हमारा लगातार 2 क्रमिक क्या है सम संख्या, और पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्या को क्या कर दे, काट दे। तो हमारा 2 जो है इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो घातांक मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। मतलब x के पावर हमको ये जो है ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 625 का एलसीएम विधि से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसको फिर से 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको फिर से 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 का पावर 4 आ गया। तो हमारा जो घातांक है, जो पावर है कितना आया 4 आया। तो वही तो पूछना है 25 के अभाज्य गुणनखंड, यही ना अभाज्य गुणनखंड इसका किसी भी संख्या, ये 5 जो है 1 से और खुद से कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। और अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, 5 का अधिकतम घातांक कितना है 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। 2691 का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो बोले हैं ऐसी संख्या, मौसा क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी गई दोनों संख्या को या दी गई सभी संख्या को काट दे। ठीक है, और कौन सी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। देखिए 7 से भी 7 से तो कटेगा नहीं और 2 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही हट जाता है। तो बचा क्या 13, और 13 से ऐसी बड़ी संख्या है जो 13 से ए भी कट जाएगा और 11 में भी कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। a/n क्या है, a/n है। तो हमको मालूम है कि चलिए x के पावर -1, इसको हम क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं। x के पावर 1 को क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं। x 1/x² को क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं x - 2 लिखते हैं। ठीक है, हम x के पावर -2 को क्या लिखेंगे 1/x² लिखेंगे। ठीक है, तो हम a के पावर -n को
क्या लिख सकते हैं, 1/a के पावर n लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a के पावर n लिख सकते हैं। ठीक, तो a के पावर माइनस n को हम लोग क्या लिखते हैं, a 1/a के पावर n। तो हम इसको ये लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, a के पावर माइनस n हो जाएगा। चलिए, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा क्या होगा। तो हमारा दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए हम 3 लिए और 5 लीजिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे, कोई भी दो अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा कितना होगा, याद रख लीजिएगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है सदैव और सदैव हमेशा कितना होगा, 1 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कितना दिया हुआ है, a प्लस रूट बी दिया हुआ है। ठीक है, इसके क्या पूछ रहा है, तो परमेयकारी गुणक पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, परमेयकारी गुणक कुछ नहीं होता है, क्या होता है, जो हमारा प्लस में संख्या दिया हुआ इसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, परमेयकारी गुणक हो गया। अगर हमको ये संख्या दी होती और पूछता इस संख्या का परमेयकारी गुणक बताइए, तो क्या हो जाता है, a प्लस रूट बी हो जाता है। ठीक है, तो हमको प्लस का पूछेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का पूछेगा तो प्लस कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, परमेयकारी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस रूट बी इक्वल टू क्या है, c प्लस रूट डी दिया हुआ। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है a प्लस रूट बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c प्लस रूट डी दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है a और c में क्या संबंध है। तो a और c में क्या संबंध होगा, देखिए अगर हम मान लेते हैं b इक्वल टू क्या है, d है। जैसे हम माने b इक्वल टू डी है, ऐसे मान लेते हैं हम b इक्वल टू डी है। तो जैसे हमारा रूट b और रूट d इक्वल हुआ तो ये क्या कर जाए, कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है 3 के पावर q दिया हुआ है, इंटू 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फिर से दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, 3 स्क्वायर 2 के पावर 2 और 5 दिया हुआ है। और इसका क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है। जब ऐसी समान संख्या पावर में दी हो, जब ऐसी समान संख्या पावर में दी हो तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। अगर LCM पूछा, क्या पूछा, LCM, यहाँ पर हम लिख देते हैं HCF। अगर हमको LCM पूछा तो सबसे बड़े पावर को यहाँ पे लिखना है। तो अगर LCM पूछेगा तो 3 और 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो दोनों में सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 के पावर 3 इंटू, चलिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 के पावर 2 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 के पावर 2 और 5, दोनों में 1 ही 1 है, दोनों में पावर कितना है, 1 है। तो 5 लिख देंगे, ये हमारा LCM हो गया। HCF पूछेगा तो HCF में क्या करते हैं हम, HCF में क्या करेंगे, HCF में क्या करेंगे, तो हमारा HCF में सबसे छोटा वाला पावर, तो 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, छोटा पावर क्या है, तो स्क्वायर है। 2 स्क्वायर और 2 में छोटा पावर क्या है, 2 है, और 5 में 5 ही है। तो हमारा ये HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो गया, 5 दूना 10, आई कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ है, एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ जिसमें 3 धावक जो है, जो रनर है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक ही स्थान से, यहाँ पर से दोनों तीन धावक है हमारे, 3 रनर्स है, तीनों एक ही स्थान से, यहीं से हम क्या करते हैं, तो एक जो है, एक जब चक्कर लगाता है तो 1 घंटा में पहुंचता है। जो दूसरा चक्कर लगाता है, दूसरा जो धावक है, तो 3 आवर्स में पहुंचता है, और जो तीसरा है वो कितने, 5 आवर्स में पहुंचता है।
ठीक है, एक चक्कर लगाता है। एक धावक कितने, एक चक्कर लगाने में एक पहला धावक 1 घंटे का समय लेता है, दूसरा धावक 3 घंटे का समय लेता है, तीसरा धावक 5 घंटे का समय लेता है। तो जब ऐसा पूछे कि तीनों प्रस्थान बिंदु तो पुनः मिलने में लगा समय, ठीक है, कितना मिलना, पुनः मिलने, तब एक साथ जब पूछेगा आपको पुनः मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पुनः मिला, या पूछेगा एक साथ कब होगा, एक साथ कब होगा, या एक साथ कब मिलेगा। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम कुछ नहीं करते, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे हमको पता चल जाएगा कि ये जो धावक है पुनः एक समय कब मिला था। तो हम 1, 3 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 1 गुना 3, 3 गुना 5 कितना आ जाएगा हमारा 15, मतलब 15 घंटे में पुनः ये एक दूसरे से क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पथ पे मिल जाएंगे। तो 15 घंटे में आंसर क्या हो गया हमारा 15 हो गया। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा, ये भी वृत्ताकार पथ वाला है। देखिए 3 धावक है, फिर क्या है 3 धावक है, एक ही स्थान से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में एक को कितना घंटा लगता है, 3 घंटे, दूसरे को 4 आवर्स और तीसरे को कितना लगता है, 8 आवर्स का समय लगता है। अभी बोले हैं जब पुनः मिलने का समय है, या बोले कि एक साथ कब मिलेगा, या बोले कि एक साथ आके कब रुकेगा। जब इस सब में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसको कैसे बनाना है, तो क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 और 8 का एलसीएम कितना लेंगे, तो 2 से 3 2 4 आया, फिर कितना लेंगे 3 1 और 2 आया, कितना आ गया 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, हमारा कितना एलसीएम कितना आ गया 24। तो 24 घंटे में ये पुनः क्या कर जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पाई क्या है, हम लोग सभी जानते हैं पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या आता है। पाई का वैल्यू कितना आता है 3.1415992 और डैश 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 अपना आता रहता है। ठीक है, ये क्या है, न तो कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है, और न ही कट रहा है। ठीक, जब कोई डिजिट रिपीट नहीं करे, ठीक, और नहीं कटे, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव। अगर कट जाता तो क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और कोई डिजिट पुनरावृत्ति करता है तो क्या कहते हैं, उसको आवृत्ति करते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही √5 हमारा क्या है, तो √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का कभी भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √5 का कभी भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा क्या आएगा, दशमलव में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा हमारा। ठीक है, दशमलव में आ जाता है। ठीक, तो दशमलव में कभी भी हम इसको निकाल सकते हैं, और दशमलव में जैसे निकलेगा ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार 1/√2 कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 1/√2 हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो देखिए हमारा 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 0, एक परिमेय संख्या आ गया। 3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, हमारा कितना आ गया 3, एक परिमेय संख्या। देखिए √2 से इसको काटेंगे, देखिए अच्छे से देखिए, 3√8 है, बाई कितना है √2। तो देखिए हम 3 इंटू इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2 बाई √2, ऐसे लिख सकते हैं, बाई √2 लिख सकते हैं इसको। तो हमारा 2 दूना कितना हुआ 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो इसको लिख देंगे 3 इंटू 2, और ये जो √2 है बच जाएगा, और हमारा नीचे पहले से √2 था, √2 कट गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 हमारा कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्या है परिमेय संख्या। तो हमारा जो 2 पाई अभी बताए थे, हम यहाँ पे बताए थे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुना करने पर भी क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आती है।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय है? तो कौन सी संख्या अपरमेय है? देखिए ये संख्या देखिए, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। ये क्या हो गया? है परमेय संख्या हो गया। -9 है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। ये भी हमारा क्या आ गया? एक परमेय संख्या आ गया। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। 3 से 3 कट के हमारा कितना आ गया? 1/3। ये भी क्या है? परमेय संख्या। ये जो √3 दिया हुआ है ये हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, हाँ कितना बचा हुआ है? लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? ठीक है, तो हमारा √5 अपरमेय संख्या है, √6 अपरमेय संख्या। किसी भी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या घटाने पर उस संख्या क्या बन जाती है? अपरमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, √3 से √3 क्या करेगा? कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया है? एक परमेय संख्या आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 के पावर 0 है और 2 के पावर कितना है? 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे आता है सभी बता देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम 2 के पावर क्या रख दिए? 0 रख दिए। 2 के पावर क्या रख दिए? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। और हम लोग भागफल विधि से जानते हैं कोई भी संख्या पावर में रहता है उसके ऊपर माइनस रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 बटा 2 के पावर 1। जब बेस सेम रहता है तो हम पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। यही जब गुना में रहता, क्या रहता? गुना में रहता तो बेस सेम होने के कारण हम पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लेकिन जब भाग में रहता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से 2 कट के हमारा वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तब 2 के पावर 0 का वैल्यू 1। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? तो सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा जैसे हम न्यू वीडियो डालेंगे आपके लिए, तो आप पे सबसे पहले आपको पता चल जाएगी और आपकी तैयारी हमारे साथ होती रहेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।